गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ, चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, एक वो रूल स्टार्ट किया था, वो था लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि भैया जो कंपनी के मेंबर और शेयर होल्डर होते हैं और जो कंपनी होती है ये दोनों अलग अलग होते हैं। इस नाम का एक पर्दा उनके बीच में डाल दिया जाता है कि भैया कंपनी अलग है, मेंबर और शेयर होल्डर अलग है। लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है कोर्ट को या फिर कंपनीज एक्ट को, तो वो पर्दा हटा करके वास्तविकता का पता लगाया जाता है, रियलिटी का पता लगाया जाता है कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई टैक्स चोरी हो रहा है तो उसका लिए रियल में रेस्पॉन्सिबल बंदा कौन है, बेनिफिशियरी कौन है जिसको डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है। कैसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की आड़ में कोई और बंदा ही उसका बेनिफिट उठा रहा है, उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। तो इसी को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। उस पर्दे को, उस कर्टेन को, उस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हटा करके रियल आदमी को जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको देखना। अच्छा, इसके बारे में आज इतना ही बोलूंगा क्योंकि ये हमने लेक्चर नंबर 3 में बहुत डिटेल में समझा था। आइए, अब हमने ये देखा था कि जो कॉर्पोरेट विल होता है ना, इसके जो इफेक्ट होते हैं उसमें हमने दो तरह के इफेक्ट देखे थे। एक तो थे डॉक्ट्राइन ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल के अंदर, एक इसके जो केसेस थे वो थे जुडिशियली और इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो डिसीजन कोर्ट ने दिए हैं कि भाई इन केसेस के अंदर आप उस पर्दे को, कॉर्पोरेट विल या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को रखो साइड में और कौन रेस्पॉन्सिबल है, सीधा डायरेक्टर मेंबर, उसको पकड़ो। ओके जी, तो उसके हमने ये कर लिए थे कितने, 7 केसेस। ओके जी, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3 में किए थे हमने। ओके, जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज देख लेना जाके। फिर एक सेकंड नंबर और था, एक तो था भाई कोर्ट डिसीजन दे दे और एक था स्टैच्यूटरी प्रोविजन, यानी कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जहां पर उस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना होता है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लिफ्ट करना होता है, उस पर्दे को हटाना होता है और रियल में जो रेस्पॉन्सिबल बंदा है उसको पकड़ना होता है। ठीक है, तो ऐसा कब कब होता है? तो फर्स्ट नंबर है रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो भैया, अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। हम स्टार्टिंग से ऐसा पढ़ते हैं, हमने क्लास 11-12 में भी पढ़ा होगा, जब भी कंपनी अकाउंट का जिक्र आया होगा तब। बट अगर कभी भी अगर प्राइवेट कंपनी में 2 से कम मेंबर हो जाए और जो पब्लिक कंपनी है उसमें 7 से कम मेंबर हो जाए और उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक तो वो अलाउ होता है। उसके बाद में एक नए मेंबर को, जितने भी मेंबर कम पड़ रहे हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होता है। अगर पूरा नहीं करोगे तो इस चीज की जिस बंदे को, जिस मेंबर को जानकारी थी कि भाई एक मेंबर कम है, तो फिर उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, है ना, क्योंकि फिर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जो भाई बंदा रेस्पॉन्सिबल है उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराओ, न कि कंपनी को। ओके जी, नेक्स्ट आता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज रिलेशनशिप। देखो क्या होता है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना। फॉर एग्जांपल के लिए एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। तो जो ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड के अगर 51% से ज्यादा शेयर होल्ड कर ले तो इसको होल्डिंग कंपनी बोलेंगे, और जो बी लिमिटेड है वो हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए लिमिटेड का अब पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा बी लिमिटेड पर, क्योंकि बी लिमिटेड की 51% जो ओनरशिप है वो ए लिमिटेड के पास में है। तो जब भी कोई भी डिसीजन होगा, है ना, जब भी कोई भी डिसीजन होगा तो उसको ए लिमिटेड प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उसके पास 51% से ज्यादा वोटिंग राइट्स आ गए हैं। तो इस केस में जो बी लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी है, ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है। अब यहां पर क्या होता है, इस रिलेशनशिप का कई बार बहुत सारी कंपनीज जो है या उनके जो डायरेक्टर्स है या उनके जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो गलत फायदा उठाते हैं। अगर ऐसा है कि भैया होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इन दोनों कंपनी का कोई आपस में खास रिलेशन नहीं है, किसी फ्रॉड को या कोई टैक्स इवेजन करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए या कुछ और इरादे से जो है सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का रिलेशनशिप बनाया गया है, तो इस केस में जो सब्सिडरी कंपनी का जो पर्दा है उसको हटा करके होल्डिंग कंपनी को सीधा पकड़ा जाएगा, भैया तुम रेस्पॉन्सिबल हो। ऐसा बहुत ज्यादा हुआ ही है। जब भी लगता है कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का कोई यहां पर स्पेस नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती बनाई गई है, तो ऐसा है। हाल ही में कुछ केसेस देखे थे, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं
बहुत सारे, अब आप जाके चेक कर सकते हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ये सिस्टम चल रहा था कि उन्होंने एक होल्डिंग कंपनी अलग बना रखी थी और सब्सिडरी कंपनी जो बिजनेस कर रही थी मार्केट में, होल्डिंग कंपनी कुछ भी नहीं कर रही थी। तो उस केस के अंदर फिर नोटिस गया, ये लेटेस्ट मैं केस लो बता रहा हूं, उस केस के अंदर नोटिस गया कंपनीज एक्ट का, सेबी का, कि भैया ये क्या कर रहे हो, अगर होल्डिंग की जरूरत नहीं है तो फिर सब्सिडरी क्यों बना रखी है, होल्डिंग और सब्सिडरी इन दोनों को मर्ज करके एक कंपनी बना दो। ओके जी, अगर किसी को पता है तो नीचे कॉमेंट में बता सकता है मैं कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। देखो भैया, कई बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर देगा, क्योंकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भैया इसकी ओनरशिप गड़बड़ लग रही है, कि भैया सामने से कुछ और दिख रहा है, पीछे से कंट्रोल कोई और कर रहा है, तो इस कंपनी का रियल ओनर कौन है, इसका रियल कंट्रोलर कौन है, उसका पता लगाओ। तो फिर वो इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर कौन से, हमारे इंस्पेक्टर साहब नहीं, एक इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर होते हैं, ऐसे कैसे सेबी के भी इंस्पेक्टर होते हैं जो जाके इंस्पेक्शन करते हैं, तो उनको अपॉइंट कर दिया जाता है और पूरा इंस्पेक्शन करके बताते हैं कि भैया रियल में कौन कंपनी का ओनर है। नेक्स्ट, और कब उस कंटेंट को हटाया जाता है, उस पर्दे को हटा के रियल जो रेस्पॉन्सिबल बंदा है उसको ढूंढा जाता है। तो नेक्स्ट है डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर डायरेक्टर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो इस केस के अंदर भी कंपनी और डायरेक्टर या मेंबर जो अलग अलग होते हैं, कंपनी और मेंबर, वो पर्दे को हटा करके रियल आदमी को ढूंढा जाता है, भाई डायरेक्टर की अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जब ही कोर्ट को लगे, सेबी को लगे, वो कंपनी की इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं, उसके अफेयर्स की, उसके एमओ एओए वगैरह को, और उसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल की जा सकती है अगर वहां पर कभी भी कंपनी को लगता है कि यहां पर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या फिर टैक्स इवेजन वगैरह एक्सेट्रा, ये एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ ऐसा हो रहा है तो। नेक्स्ट आता है फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये तो आ ही गया, भैया कंपनी की आड़ में पीछे कुछ और कर रहे हैं, आगे कंपनी बना रखी है, पीछे स्मगलिंग कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में भी वो कंपनी वाला पर्दा हटा के सीधा के सीधा पीछे कौन है उनको देख लिया जाता है। ओके जी। नेक्स्ट है फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। देखो भैया, शेयर इशू करते हैं ना, तो कई बार आईपीओ भी निकलता है, तो कई बार आपको पता है क्या होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, भाई कंपनी के पास जितने शेयर है उससे ज्यादा कंपनी के बाद एप्लीकेशन आ जाती है, तो उस केस में जो एप्लीकेशन ज्यादा आई है, जिनको हम शेयर अलॉट नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा हमें रिफंड करना होता है। अगर रिफंड नहीं करते हैं तो फिर एक इंटरेस्ट रेट के साथ में रिफंड करना होता है, फिर भी नहीं करते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगा और फिर देखा जाएगा भाई कंपनी की आड़ में कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको ढूंढा जाएगा, उस कॉर्पोरेट विल को जो है लिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है शेयर इशू करने से पहले, लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा होगा कंपनी का, है ना, उसके अंदर मैंने बताया था डिटेल में। तो प्रोस्पेक्टस जो इशू किया जा रहा है उसके अंदर जो भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी गलत बताया हुआ है कंपनी के बारे में, तो उस केस के अंदर भी कंपनी नाम के पर्दे को हटा के जो बंदा ये गलत छाप रहा है उसको पकड़ा जाता है। ओके। नेक्स्ट है मिस डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेम। देखो नेम क्लोज, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है उसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है ना, तो सबसे पहले नेम के लिए अप्लाई किया जाता है कि दूसरी कंपनी जैसा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, वो नेम अवेलेबल है या नहीं है वो। तो अगर उसके अंदर भी कुछ गलत किया है आपने और उस नेम का सही इस्तेमाल नहीं किया है जो आपको अलॉट हुआ है, तो फिर उसका भी जो है यहाँ पर कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया जाएगा, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, अगर इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी का बर्थ होने से पहले, कंपनी को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलने से पहले का अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट काम के नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज्यादा जानती नहीं, फिर भी अगर उनको थोपा जाता है तो उस केस में भी कॉर्पोरेट विल को, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को लिफ्ट किया जाता है। अल्ट्रा वायरस एक्ट, अल्ट्रा वायरस मतलब एमओए और एओए जो कंपनी की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं, है ना, कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह अथॉरिटीज को बताते हैं। तो एमओए और जो एओए हैं, अगर उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो फिर अल्ट्रा वायरस एक्ट के, यानी कि उस एमओए और एओए को भी सही से जांचा पड़ता जाता है और वहां पर भी कॉर्पोरेट विल का जो पर्दा है वो हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, लायबिलिटी अंडर अदर लॉज, यानी कि जैसे सेबी की कोई लायबिलिटी आ गई या मनी लॉन्ड्रिंग कर लिया है उसकी कोई लायबिलिटी, फेमा की आ गया कोई नोटिस, तो उस केस के अंदर भी अगर कभी लगता है कि भैया उनका रेगुलेशंस, सेबी के जो रेगुलेशंस वगैरह है और भी जो अथॉरिटीज हैं उनके जो रेगुलेशंस वगैरह हैं उसको कंपनी फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस के अंदर भी कॉर्पोरेट विल नाम के पर्दे को लिफ्ट कर दिया जाता है और उस आवरण को पियर्सिंग कर दिया जाता है, उसको हटा करके, कांच होता है ना उसके ऊपर मिट्टी होती है, उसको हटा के देखा जाता है भैया पीछे कौन है, तो वो सेम मामला यहाँ पर होता है। ओके, बाय लॉ। तो ये था आपका पूरा का पूरा लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल
दोनों ही मैंने आपको करवा दिए, कोर्ट के डिसीजंस और कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो से मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।